नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के संविधान से संबंधित अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है प्रस्तावना, नागरिकता एवं भारत के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और यह वीडियो इस श्रृंखला का पहला वीडियो है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और जो है जिससे कि हम लोगों को और प्रोत्साहन मिलता है और आगे अच्छा करने का जो है मनोबल बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, निम्न शब्दों पर विचार करें। तो देखिए यहाँ पे पहला है समाजवादी, दूसरा है प्रजातांत्रिक, तीसरा है सार्वभौमिक और चौथा है धर्मनिरपेक्ष। तो ये जो सीक्वेंस है यहाँ पर हम लोग को सीक्वेंस सेट करना है इसका, और ये प्रस्तावना से संबंधित। तो प्रस्तावना में देखिए सबसे पहले जो है वहाँ पर जो है सोवरेजन दिया हुआ है शब्द, सोवरेजन के लिए यहाँ पर सार्वभौमिक शब्द मैच करता है। तो उसके बाद जो दिया हुआ है वो समाजवादी दिया है, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, उसके बाद सेकुलर, उसके बाद डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। तो ये सीक्वेंस है यहाँ पर। तो हमारा देखिए यहाँ पे पहला जो है सार्वभौमिक सही हो जाता है, नंबर 2 पे यहाँ पर जो है समाजवादी हो जाएगा, नंबर 3 पे यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष, परंतु संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग ना करके पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाता है। और लास्ट में यहाँ पर प्रजातंत्र हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो सीक्वेंस बन जाएगा वो हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा सबसे पहले 3 3 1 4 और 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये सीक्वेंस जो है वो हमारी संविधान की प्रियम्बल की पहली ही लाइन में दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गण राज्य। तो ये शब्द यहाँ पे देखिए, यहाँ सार्वभौमिक शब्द का प्रयोग किया गया, बल्कि संविधान में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो किया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये चीज़ थी। आगे हम इन शब्दों पर चर्चा भी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, संविधान में निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो देखिए भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 3 में। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए जो अनुच्छेद 1 है ये क्या कहता है, इसमें देखिए अनुच्छेद 1 में जो है नेम दिया है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियंस, इसके बारे में बात की गई है, राज्य के क्षेत्र और उसके नाम के बारे में। तो ये हो जाएगा। अनुच्छेद 2 जो है और 3 है, इनमें काफ़ी समानता लगती है, परंतु इनमें काफ़ी अंतर है। देखिए अनुच्छेद 2 जो है इसमें भी नया राज्य बनाने की, परंतु इसमें नया राज्य भारत जैसे किसी दूसरे देश से कोई जमीन भूमि खरीद लेता है और अधिग्रहण कर लेता है, तो उसके तहत उसमें जो राज्य का निर्माण करेगा उस तरह से हो सकता है, या जो है कहीं युद्ध में कोई जीती हुई भूमि है उस तरह से, या फिर खरीदी हुई भूमि, या किसी कॉन्ट्रैक्ट या थ्रू जो है किया जाता है संपत्ति या भूमि का जो अधिग्रहण, तो इस तरह से जो राज्य बनेगा तो वो अनुच्छेद 2 में आएगा। और अनुच्छेद 3 में जो भारत में पहले से ही राज्य बने हुए, उन्हीं में से राज्य से किसी राज्य के 2 भाग कर दिए, 2 अलग अलग राज्य, जैसे भारत उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड बन गया था, तो इस तरह से जो राज्य होते हैं या उनके राज्यों के नाम बदलने के जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 3 में दिए हुए हैं। तो नया राज्य बनाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 जो है वो जो कहता है कि जो हमारे आर्टिकल 2 और जो आर्टिकल 2 है और जो आर्टिकल 3 है वो हमारे शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल जो 4 है ये इसके अंतर्गत होंगे। उसी के तहत जो भी संसद में और विधानसभा में सीटें होंगी उसका इसके तहत ही जो है की जाएंगी। तो ये चीज़ें इसमें दी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। देखिए 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द था अखंडता। तो जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तो हैं ये वो प्रस्तावना की पहली ही लाइन में जोड़े गए थे। तो देखते हैं प्रश्न में। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ समाजवाद बिल्कुल सही है, यहाँ पे समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। ग्राम स्वराज ये नहीं जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष बिल्कुल ये भी जोड़ा गया था। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये शब्द पहले से ही था, तो ये भी नहीं जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन में यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जोड़े गए। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, यानी भारत एक गणतंत्र है, इंडिया इज ए रिपब्लिक, इसका अर्थ है ऑप्शन ए। देखते हैं। देखिए गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र में यहाँ पर अभिप्राय है कि जो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो वंशानुगत ना होकर जो है वो चुना हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। और भारत में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो प्रेसिडेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, ये डायरेक्टली जनता के द्वारा ना चुनकर जो है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं, तो इसी को गणतंत्र कहा जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन डी है यहाँ पर, भारत राज्यों का संघ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यानी अगर भारत के जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं जैसे श्री रामनाथ कोविंद, तो इनका पुत्र जो होगा वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा। हाँ अगर वो चुना जाता है तब तो वो बन सकता है, अदरवाइज वो अपने वंशानुगत सिर्फ इस अधिकार से कि वो राष्ट्रपति का पुत्र है तो या पुत्री है तो वो मतलब जो है राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन सकता। यानी वंशानुगत शासन नहीं है भारत में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं।
प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर, भारत के संविधान में अमुक का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना, यानी अमुक शब्द ये प्रस्तावना के लिए बात की गई है, तो अमुक का जो लक्ष्य है वो सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो क्या करना है सुनिश्चित? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्रस्तावना जो है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करती है। और देखते हैं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो प्रस्तावना है वो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात करती है। और नेक्स्ट है अवसर की समानता, बिल्कुल सही। यहाँ पे अवसर की समानता की बात करती है। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यानी सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो भारत में जो लौकिक संप्रभुता, जो सार्वभौमिकता है, वो क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है तो उसी में निहित है। तो किससे आरंभ होती है? हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। तो यहाँ पे हिंदी में कहेंगे हम भारत के लोग, भारत को एक, तो यहाँ पर कौन कर रहा है ये प्रस्तावना? हम भारत के लोग, तो भारत के लोग ही यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सार्वभौमिकता है वो प्रजातांत्रिक भारत के शब्दों में, जनता के जनतंत्र शब्दों में, जनता के लोकतंत्र शब्दों में, और हम भारत के लोग शब्दों में, बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना जो है वो हम भारत के लोग से ही प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए है, यहाँ पे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो है ये हमारे संविधान के 42वें संविधान संशोधन में लागू जो है किए गए, जोड़े गए, उसी के तरह जोड़े गए। और ये 42वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1977, 3 जनवरी 1977 को जो है 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए ही हो जाएगा इस प्रश्न का, क्योंकि जो है कौन सा सही है? तो ये बिल्कुल सही है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रयोग न करके पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। नेक्स्ट आते हैं, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है ऑप्शन एक, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी उद्देश्य राज्य का जो एक ही उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करना, उनको सेवा मुहैया कराना और उनको जो है विकास की ओर बढ़ाना। इसीलिए हमारे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी जो पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डाली गई है, वो कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य के लिए ही बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है, यहाँ पर यही उद्देशिका बना था। ऑप्शन बी देख लेते हैं यहाँ पे, इसकी प्रगति न्यायोग्य नहीं है, बिल्कुल सही है ये भी, यानी जो हमारी प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है, ये कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कराई जा सकती है, ना ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कराई जा सकती। हाँ, परंतु फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए हुए, वो न्यायालय में इन्फोर्स कराए जा सकते हैं, यानी भाग 3 जो है वो इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, प्रियम्बल जो है इन्फोर्स नहीं कराई जा सकती है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, ये इसका संशोधन किया जा सकता है, उदाहरण में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें परिवर्तन किए गए, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं, संविधान के अविशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि जो संविधान के विशिष्ट प्रावधान को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय गणतंत्र की 26 नवंबर 1950, यहाँ पे गलत छप गया है, 1950 नहीं होगा, यहाँ पर 49 होगा, 49 को ही सही वैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो देखिए जो 26 नवंबर 1949 को जो है संवैधानिक स्थिति थी, यानी संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही जो है संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था, उसी समय जो अधिनियमित भी हो गया था और आत्मार्पित भी हो गया था, परंतु इसको पूर्ण रूप से लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और उसमें क्या स्थिति थी वो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी है यहाँ पर, ऑप्शन ए है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी है संप्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी है यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो जब देश में संविधान लागू हुआ था उस समय
जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये शब्द नहीं जोड़े गए थे। तो इसीलिए उस समय जो शब्द थे वो थे संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ ये इसमें कहा गया सामाजिक जो समानता है संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, बिल्कुल गलत है। सामाजिक जो है समानता संविधान के जो है प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, यहाँ तक कि जो है और जो है सभी में दी हुई है। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ये सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? ऑप्शन ए है भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऑप्शन सी धार्मिक अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। देखिए जो भारतीय संविधान के प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया, इसमें क्लियर कहा गया है कि जो भारत होगा, भारत में भारत की जो सरकार है या भारत में जो राज्य हैं वो कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाले नहीं हैं, यानी वो किसी धार्मिक जो है उससे जुड़े नहीं हैं। हाँ, परंतु वो सभी को समान रूप से जो है महत्व देते हैं और सभी का समान रूप से जो है सम्मान करते हैं। यानी भारत जो है वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म का जो है यानी धार्मिक देश नहीं है, वो सभी धर्मों को स्वीकार करता है, सभी धर्मों को मानता है। यानी भारत का कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है। तो ये चीज़ बताई गई है हमारे प्रियम्बल में। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ यही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए 1975 जो यानी 42वां संविधान संशोधन जो वो लागू हुआ था 3/1/1977 में, यानी उससे पहले की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पूछा गया है बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। तो यानी यहाँ पर दो शब्द तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे और एक शब्द जोड़ा गया था अखंडता, तीसरा शब्द। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी जब 1975 में ये शब्द जो है भारतीय संविधान में नहीं था, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो देखिए समाजवादी शब्द बिल्कुल है, पंथ निरपेक्ष शब्द भी है, प्रभु सत्ता संपन्न शब्द भी है, लोक कल्याण ये शब्द नहीं है प्रियम्बल में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यानी जो प्रियम्बल है वो भारतीय संविधान का भाग है। ये बात जो कही थी, ये कही गई थी एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यही सबसे पहले तो ये बात जो है कही गई थी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में भी संविधान में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है और इसमें जो है सरकार जो है यानी संसद जो है वो इसमें परिवर्तन कर सकती है अमेंडमेंट के द्वारा। ये चीज़ जो है इसमें केशवानंद भारती में बताई गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें केशवानंद भारती नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान में जो संसदात्मक सरकार होगी, बिल्कुल सही, यहाँ पर संसदात्मक सरकार है। अध्यक्षात्मक सरकार, तो भारत में देखिए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं होती, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है और उसी की राय पर जो है प्रेसिडेंट कार्य करते हैं। तो अध्यक्षात्मक सरकार यहाँ पर नहीं है। बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है। और संघात्मक सरकार, बिल्कुल यहाँ पर जो सरकार है वो संघात्मक है, यानी जो शक्तियों का अंतरण है वो केंद्र यानी यूनियन और राज्यों के बीच में है। तो इसी प्रकार की सरकार को जो संघात्मक सरकार कहते हैं। तो ये तीनों ही यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। तो कौन सी विशेषता नहीं पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। अध्यक्षात्मक सरकार कहाँ पे है? जैसे अमेरिका में वहाँ पर प्रेसिडेंट ही अध्यक्ष होता है, उसी के अंदर सरकार चलती है उसी के कहने पे। तो यहाँ पर अध्यक्षात्मक सरकार अमेरिका में है, भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो देखिए राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व पूछा गया है। तो पहला है ध्वज, दूसरा है राजधानी, तीसरा है संप्रभुता और चौथा है शासनाध्यक्ष। तो देखिए राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ये है संप्रभुता। संप्रभुता से अभिप्राय है कि जो राज्य है उसके कार्यों में कोई भी दूसरा बाहर का व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करेगा।
जो राज्य अपने कार्य हैं, उसके निजी कार्य हैं, उसमें कोई भी इंटरवेंशन दूसरी देश की सरकार या कोई भी निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी को संप्रभुता कहते हैं और यही जो है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ध्वज हो या ना हो तब भी राज्य जो है उससे चल सकता है। राजधानी कोई जरूरी नहीं कि राजधानी हो तभी राज्य हो, बिना राजधानी के भी राज्य में शासन किया जा सकता है। शासनाध्यक्ष हो सकता है, कई शासनाध्यक्ष हो वहाँ पर, तो कई व्यक्तियों के द्वारा भी शासन चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये भी बहुत ही आवश्यक तत्व नहीं, सबसे आवश्यक तत्व है संप्रभुता। अगर संप्रभुता ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व होना असंभव है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो देखिए यहाँ पर क्रम के बारे में बात की गई है। तो क्रम देखिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यही हमारा ऑप्शन सबसे सुटेबल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी यहाँ पर देखिए सार्वभौम दिया, यहाँ जनवादी दे दिया, ये सब तो है ही नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है समाजवादी दिया, फिर जनवादी दिया, ये भी शब्द यहाँ पर नहीं है और ये जनवादी इसमें दिया। तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो देखिए यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात की, पंथ निरपेक्ष शब्द है। तो यहाँ पर प्रियम्बल जो है वो भारत के जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है, यानी कि भारत की संविधान की प्रस्तावना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई। देखिए कई जगह बताया गया, यानी भारत की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी माना गया है। संविधान के किसी भी आर्टिकल या किसी भी भाग के पार्ट्स के कोई भी शब्द को अगर समझने में दिक्कत होती है तो उसके समझने के लिए प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है। तो ये चीज़ थी। तो देखते हैं यहाँ पे, तो आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, कहाँ कहाँ दी गई है। पहला दिया ऑप्शन मूल अधिकारों के अध्याय में, बिल्कुल सही, यहाँ पर मूल अधिकारों के अध्याय में दिया गया है। नेक्स्ट दिया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, बिल्कुल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी दिया गया है। ऑप्शन सी है यहाँ पर, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्य, यानी तीनों ही चीज़ों में जो है प्रस्तावना के आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो लिबर्टी की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, तो लिबर्टी दी गई लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। इस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ विचार की स्वतंत्रता, यानी यहाँ पर थॉट हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है विचार को प्रकट करने की स्वतंत्रता, तो ये भी बिल्कुल सही है। विचार को एक्सप्रेशन करने की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है यहाँ पर, ये दोनों ही ठीक है। बिलीव, फेथ बिल्कुल सही, यहाँ पर विश्वास करने की, बिलीव करने की भी स्वतंत्रता दी गई है, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन डी है वो आर्थिक स्वतंत्रता, यानी आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है यहाँ पर प्रस्तावना में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द निम्नलिखित नहीं थे। तो 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा, तो वो उसमें कौन से शब्द नहीं थे। तो यहाँ पहला शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। तो देखिए यहाँ पर समाजवादी शब्द भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष शब्द भी नहीं था और अखंडता शब्द भी नहीं था। बाकी गणराज्य शब्द जो था वो पहले से ही मौजूद था। तो ये तीनों शब्द नहीं थे। तो 1 2 3 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में दिया गया अमुख, तो संविधान में दिया गया अमुख यानी प्रियम्बल की बात की गई है, न्यायालय में लागू नहीं होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर प्रियम्बल न्यायालय में लागू नहीं होती है, लागू नहीं कराई जा सकती। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो है प्रियम्बल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता भी है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, बिल्कुल यहाँ पर शासन करने के उद्देश्यों को भी उल्लिखित करता है। और संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आते हैं, संविधान के कानूनी अर्थ के निर्णय में सहायता करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी यहाँ पर सही हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 24, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। तो यहाँ पर क्लियर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब लागू हुआ था इसको एक बार फिर से याद कर लेते हैं। देखिए 3 जनवरी 1977 को ये लागू हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सभी अभिव्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता पे, समष्टिवाद पे, समाजवाद पे और अंतःक्रियावाद पे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकता पे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले 25 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।